नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई थी 1924 में अमेरिका के बोस्टन शहर से, जब 3 मनी मैनेजर्स ने अपने पैसे को मिला जुलाकर शेयर मार्केट में निवेश किया था। अब 96 ईयर्स बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत विशाल इंडस्ट्री बन चुकी है और सारी दुनिया में फैल चुकी है। आज छोटे बड़े सब तरह के निवेशक म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से शेयर मार्केट्स में निवेश करते हैं। अब ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से और इतनी बड़ी हो गई कि इसके साथ इसके अंदर नए नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बढ़ती चली गई। आज निवेशकों के पास हजारों स्कीम्स हैं जिनमें से उनको चुनना होता है कि वे किस स्कीम में पैसा लगाएं। ऐसे में इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से कुछ स्कीम्स को चुनना भी आज निवेशकों के लिए एक चैलेंज है। अब उन्हें यह नहीं पता पड़ता कि कौन से टाइप के फंड में निवेश करें, कैसे निवेश करें और किस स्कीम में पैसा लगाएं, क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी ज्यादा स्कीम्स हैं। तो आज इसी पर बात करते हैं कि इतनी हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम में से कोई भी निवेशक अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव कैसे करे। तो सबसे पहली चीज जो किसी निवेशक को देखनी है वह यह देखनी है कि उसका गोल क्या है, वह किसके लिए निवेश कर रहा है। यह गोल हो सकता है आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, यह गोल हो सकता है बच्चों की एजुकेशन, यह गोल हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाना। तो ऐसे आपको सबसे पहले अपने गोल एक पेपर के ऊपर लिखने होंगे कि आपको किसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं आप। एक बार आपने आपके गोल तय कर लिए तो उसके बाद आपको यह देखना है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। तो कुछ लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो ये डिसाइड करेंगे कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहले आपने एक गोल बनाया, उसके बाद आपने रिस्क देखी कि आप अपने पैसे के ऊपर कितनी रिस्क लेना चाहते हो। अब तीसरी चीज जो आपको देखनी है वह है कि टाइम, आप कितने समय के लिए वो निवेश करना चाहते हो, यानी गोल आज से कितना दूर है। अगर आपने अभी नौकरी शुरू करी है और आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो गोल आपसे 30-35 साल दूर है, तो आपके पास बहुत लंबा समय है। तो आप ऐसे में इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है कि 2 या 3 साल या 4 साल, तो ऐसे में आपको डेब्ट फंड्स चुनने होंगे या कुछ अन्य प्रकार के फंड्स चुनने होंगे। इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपको इक्विटी फंड्स में ज्यादा निवेश करना है, डेब्ट में करना है, या किस कैटेगरी ऑफ फंड्स में ज्यादा निवेश करना है। तो सबसे पहले जब आपने यह तय कर लिया, उसके बाद आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे कुछ पैसा उस पैसे में से चार्ज करता है अपने खर्चों को चलाने के लिए। उनके अनेक खर्चे होते हैं, जैसे उनकी मैनेजमेंट फीस होती है, कुछ उनको अपने स्टाफ को सैलरी देनी होती है, उनको रेंट देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस के जो अनेक एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं एक्सपेंस रेशियो से। एक्सपेंस रेशियो है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी म्यूचुअल फंड हाउस को दिए, तो उसमें से 1 से लेकर 2 रुपए तक वह अपने खर्चों को चलाने के लिए अलग कर लेंगे और 98 से 99 रुपीस आपके शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो आपने अगर 100 रुपया दिया है और आपका 1 रुपया कटा या 2 रुपया कटा, तो यह दिखने में तो ज्यादा शुरू में तो बड़ी रकम नहीं लगती कि आपने 1% पैसा दिया या 2% दिया, लेकिन जब अगर लंबे समय तक देखें तो यह बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा ये रकम का डिफरेंस हो जाता है। ऐसे में आप जब भी म्यूचुअल फंड की स्कीम चुने तो आप उन स्कीम्स को प्रेफरेंस दें जिसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। कम एक्सपेंस रेशियो के बाद आपको अगली चीज देखनी है कि म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टर्नओवर रेशियो वह होता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस कितनी बार शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। कुछ फंड हाउसेस बार बार शेयर्स को खरीदते बेचते हैं और कुछ फंड हाउसेस उन्हीं शेयर्स को लंबे समय तक रखते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बार बार चर्न हो रहा है तो उसमें आपको बार बार उस पर टैक्स देना पड़ रहा है खरीदने और बेचने पे, तो ऐसे में उसका जो इफेक्टिव रिटर्न होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करते वक्त उसका टर्नओवर रेशियो भी देखना है। इसके बाद आपको यह देखना है कि म्यूचुअल फंड जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसके फंड मैनेजर की पिछले कई सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही है। कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस लंबे समय में काफी अच्छी होती है और कुछ फंड मैनेजर्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उनके अलग अलग फंड्स को कौन से मैनेज कर रहे हैं, तो उससे आपको यह पता पड़ जाएगा कि कौन से फंड मैनेजर ने कंसिस्टेंटली इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है और कौन से फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस लंबे समय में खराब रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सकती है आजकल ऑनलाइन। आप थोड़ा भी मोबाइल में जाके उस किसी भी व्यक्ति के नाम पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज और फंड मैनेजर्स अपनी खुद की स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि वह अपनी स्कीम के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं और यह निवेशकों को भी विश्वास देता है। तो आप ऐसी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं जिसमें फंड मैनेजर इतना कॉन्फिडेंट हो कि वह खुद अपना पैसा अपनी स्कीम में निवेश कर रहा हो। इसके बाद अलग अलग थीम्स होती है इन्वेस्टिंग की, जैसे कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। इसके अंदर जो फंड मैनेजर्स हैं वो ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो उनके हिसाब से उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से आज काफी कम रेट पे ट्रेड कर रही हैं, तो उनको वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, जो उनके हिसाब से काफी सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं। दूसरी स्ट्रेटजी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग की।
इसके अंदर फंड मैनेजर्स उन कंपनीज का चुनाव करते हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी होती है, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, चाहे उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो। इसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादा डिविडेंड देने वाली ब्लू चिप कंपनीज के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो आपको इसका अध्ययन करके कि आपके हिसाब से कौन सी स्कीम या कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, उसके हिसाब से आपको स्कीम चुननी है और उसमें निवेश करना है। अब कोई भी म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको कंपेयर करने के लिए उसका इंडेक्स होता है। हमें उसके इंडेक्स के साथ उसका रिटर्न रख के यह देखना होगा कि पिछले 5 या 10 सालों में उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स की तुलना में कैसा रहा है। जैसे कि अगर आपने एक लार्ज कैप फंड चुना तो आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स के साथ उसकी तुलना करनी होगी, और निफ्टी ने पिछले 10 साल में क्या रिटर्न दिया और आपकी स्कीम ने पिछले 10 साल में क्या रिटर्न दिया। अगर इसका रिटर्न निफ्टी के रिटर्न को बीट कर रहा है तो यह एक अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर लंबे समय में यह निफ्टी से भी कम रिटर्न दे पा रहा है तो फिर आपको ऐसी स्कीम का चुनाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन की। कोई भी छोटा निवेशक जो निवेश कर रहा है और जो मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, उसको अपने निवेश को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि उसको अलग अलग स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। अलग अलग स्कीम्स में निवेश करने का मतलब यह नहीं है कि आप 4 अलग अलग लार्ज कैप स्कीम्स में निवेश कर दो, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर तो भारत में वही गिनी चुनी कुछ कंपनीज हैं जो हर एक फंड के अंदर होंगी। तो ऐसे में आपका निवेश डाइवर्सिफाई नहीं होगा और अलग अलग 4 अलग अलग लार्ज कैप लेने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको निवेश को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है कि आपका मैक्सिमम पार्ट, जैसे अगर आपने इक्विटी में निवेश किया तो आपका मैक्सिमम पार्ट लार्ज कैप स्कीम में लगा, उसके बाद कुछ मल्टी कैप, फिर थोड़ा मिड कैप और सबसे कम स्मॉल कैप। तो इस तरह से आपको अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना है ताकि इक्विटी के अंदर ही आपको सभी सेक्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए। सेक्टोरल फंड्स में आप जहां तक हो सके निवेश ना करें या आप बहुत ही छोटा हिस्सा निवेश करें, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करने के लिए उसके लिए एक अलग पढ़ाई होती है। तो आपको सेक्टर्स में भी साइकिल्स होती हैं, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी वही सेक्टर खराब परफॉर्म करता है। तो ऐसे में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा निवेश ना करें, आप डाइवर्सिफाइड रखें अपने निवेश को और जिसमें सारे सेक्टर्स कवर हो जाएं। अब आपने डाइवर्सिफिकेशन एक तरह से तो कर लिया कि आपने लार्ज कैप स्कीम ले ली, मल्टी कैप ले ली, मिड कैप ले ली और थोड़ा सा हिस्सा स्मॉल कैप का ले लिया, लेकिन इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन एक और तरीके से करना होगा कि आपको किसी एक फंड हाउस की सारी स्कीम्स पे पैसा नहीं लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई मिलने वाला एचडीएफसी बैंक में है, तो एचडीएफसी की ही आपने लार्ज कैप ले लिया, एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले लिया, एचडीएफसी का मिड कैप ले लिया, एचडीएफसी का मल्टी कैप ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में निवेश करना है, ताकि किसी एक फंड हाउस में कोई प्रॉब्लम हो या लिक्विडिटी इश्यू हो तो आपके सारे निवेश के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो आप फ्रैंकलिन का उदाहरण ले सकते हैं। अभी हाल में फ्रैंकलिन फंड हाउस की 6 स्कीम्स को लिक्विडिटी की वजह से, वो डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी, उनको उन्होंने लिक्विडिटी ना होने की वजह से बंद करना पड़ा। तो ऐसे में आपको फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, यानी आपने अगर लार्ज कैप फंड किसी एक फंड हाउस का चुना है तो मल्टी कैप किसी दूसरे का चुनिए, मिड कैप किसी तीसरे का चुनिए। इस तरह से आप अलग अलग फंड हाउसेस में निवेश करिए, किसी भी एक फंड हाउस की सभी स्कीम्स में निवेश मत करिए। आज म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरीके के हैं, जैसे रियल एस्टेट फंड है, गोल्ड फंड है, आर्बिट्राज फंड है, इंटरनेशनल फंड्स हैं, तो ऐसे अनेक तरह के फंड्स हैं। लेकिन लंबे समय के निवेश के लिए आपको अपना मेजर जो पार्ट है अपने पोर्टफोलियो का, उसको इक्विटी में रखना चाहिए। जो आपके 15 साल 20 साल के लक्ष्य हैं वो ज्यादातर इक्विटी में, और दूसरे जो भी फंड्स हैं उनमें अगर आप एक्सपोजर ले रहे हैं तो उसमें अपने पोर्टफोलियो का एक थोड़ा छोटा हिस्सा लें। आप चाहें तो एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करें जो आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल्स के हिसाब से आपका यह बना के देगा आपको कि आपको किस फंड के अंदर कितना निवेश करना चाहिए और कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए। फंड्स में ही एक और कैटेगरी होती है इंडेक्स फंड्स की, जो कि पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। इसके अंदर जब आप पैसा डालते हैं तो वह किसी एक्टिव फंड मैनेजर उसे मैनेज नहीं करता, वह इंडेक्स के हिसाब से चलता है। जैसे आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाया तो निफ्टी 50 के शेयर्स जिस हिसाब से मूव करेंगे उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा या कम होगा। बहुत से एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स भी इंडेक्स फंड्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में लंबी दूरी के निवेश के लिए इंडेक्स फंड्स भी एक निवेशक के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बार आपने फंड्स का चुनाव कर लिया तो उसमें एसआईपी के माध्यम से लंबे समय तक निवेश करें। यह किसी भी छोटे निवेशक के लिए सर्वोत्तम तरीका है निवेश करने का। साथ ही साथ अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आप हमेशा यह बात ध्यान रखें कि वह निवेश आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं और आपके गोल्स बहुत दूर हैं। तो बीच में इक्विटी में बहुत अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, तो ऐसे उतार चढ़ावों से घबराकर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने नहीं चाहिए, बल्कि आपको उनमें बना रहना चाहिए और अपनी एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको हाई लेवल पे, लो लेवल पे, हर लेवल पे आपको कुछ कुछ यूनिट्स मिलती रहेंगी और लंबे समय में आपके पास एक एवरेज रेट पे यूनिट्स इकट्ठी हो जाएंगी, जो कि आपको एक बड़ा कॉर्पस देने में मदद करेंगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के द्वारा निवेश करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते और मार्केट्स को टाइम करके आप अपने रिटर्न को नहीं बढ़ा सकते। तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश की जगह
आप कितना ज्यादा समय मार्केट में बिताते हैं, यानी कितना टाइम मार्केट के अंदर बिताते हैं, वह निर्धारित करेगा कि आप कितना बड़ा कॉर्पस अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इकट्ठा कर पाएंगे। धन्यवाद।